नमस्कार, स्पोर्ट्स पॉइंट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। स्पोर्ट्स पॉइंट में खेल से जुड़ी कई शख्सियत से हम आपको रूबरू करा चुके हैं, लेकिन आज एक ऐसे शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं जिनके कंधों पर खेल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। जी हाँ, खिलाड़ियों को सपोर्ट करने की जिम्मेदारी है, खेल में और नई सुविधाएं, नई तकनीक लाने की इनकी जिम्मेदारी है। हरियाणा में कुश्ती और बॉक्सिंग, इसके अलावा बाकी के खेलों को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी इनके कंधों पर डाली गई है। हमारे साथ इस वक्त हरियाणा फुटबॉल संघ के अध्यक्ष, निर्विरोध रूप से चुने गए कुंवर सूरजपाल अम्मू जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सूरजपाल अम्मू जी के पास फुटबॉल तो इस वक्त आया है, लेकिन जिम्नास्ट के वो पहले से अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश के। जिम्नास्ट में प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम ये लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब फुटबॉल की नई जिम्मेदारी दी गई है। हमारी तरफ से सबसे पहले बधाई आपको सूरजपाल जी। अब किस तरीके से कुछ प्लान तैयार है आपके पास कि आगे, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि हरियाणा मतलब कुश्ती, हरियाणा मतलब बॉक्सिंग, इसके अलावा दूसरे खेलों से खिलाड़ी बहुत कम निकल कर सामने आते हैं जो स्टेट लेवल या फिर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर नाम कमा पाते हो। क्या ऐसी तरकश में तीर है आपके पास? मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरा हरियाणा फुटबॉल संघ के अध्यक्ष बनने के बाद मैं जनता टीवी से साकिब सुमन से रूबरू हो रहा हूं। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हरियाणा फुटबॉल संघ अपने आप में एक जाना पहचाना नाम है हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान में हरियाणा फुटबॉल ने बहुत ऐसे नाम दिए हैं जो इंडिया लेवल पे, और मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर भी यहाँ से रहे हैं, उनका नाम आपको बता दूंगा। तो ऐसे प्लेयर हरियाणा से गए हैं और हरियाणा में पहली बार हम लोगों ने ऐसा एक प्लान तैयार किया है कि हरियाणा के 21 जिलों में जिला स्तर से फुटबॉल के खिलाड़ियों को निकालकर प्रदेश स्तर पर और प्रदेश स्तर से निकालकर नेशनल और इंटरनेशनल स्तर तक उनको कैसे भेजा जाए, उसकी प्लानिंग के साथ हम लोगों ने एक प्लान तैयार किया। एक कैलेंडर हम तैयार कर रहे हैं कि हरियाणा में फुटबॉल हो, जिम्नास्टिक हो, कुश्ती हो, कबड्डी हो, कोई भी खेल हो, परंतु खिलाड़ी जिसके ऊपर पूरे हरियाणा के मान सम्मान उसके कंधों पर है, उसको मौका कैसे मिले, वो कैसे आगे बढ़े, ये हम सभी खेल संघों की जिम्मेवारी बनती है, दायित्व बनता है कि हम उनको कैसे निखारें, उनके खेल को, उस खिलाड़ी को कैसे आगे लाएं। काफ़ी अनियमितताएं हरियाणा फुटबॉल संघ में देखने को मिला था, तभी जून के महीने में इसको भंग भी किया गया। उन अनियमितताओं को दूर करके फिर नए सिरे से तमाम जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, खासतौर पर फुटबॉल से जुड़े, उनको वो तमाम सुविधाएं देना, प्रैक्टिस मुहैया करवाना, आप जैसे कैलेंडर बनाने की बात कर रहे हैं वो करना, कितना मुश्किल है ये? मैं कहता हूं कि आज मैं गुड़गांव के अंदर बैठा हूं। गुड़गांव के अंदर तब देवीलाल स्टेडियम में फुटबॉल स्टेडियम स्पेशल बना हुआ है। इतना भव्य स्टेडियम है, परंतु हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। पिछले 8 वर्षों से हरियाणा फुटबॉल संघ के अंदर जिस प्रकार से एक ही ग्रुप ने, एक ही, मैं उसे ग्रुप कहूँ या मैं उसे गैंग कहूँ, उन लोगों ने कब्जा किया हुआ था। वो लोग खेल को आगे बढ़ाने की बजाय वो अपना विकास कर रहे थे, अपना व्यक्तिगत विकास कर रहे थे। वो हरियाणा फुटबॉल संघ के माध्यम से उन्होंने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इधर उधर से इकट्ठा करके अपने घर को भरा, परंतु फुटबॉल का और फुटबॉल के खिलाड़ियों का और फुटबॉल के स्टेडियम का कभी उद्धार करने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। हम कहते हैं कि आप लोग जिस संघ की जिम्मेवारी संभाल रहे हो, सपोज करो मैं आज हरियाणा फुटबॉल संघ का अध्यक्ष बना, तो मेरा पहला दायित्व है कि पहले तो जहाँ मेरे फुटबॉल के खिलाड़ी, जो अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको मैं पहले मैदान अच्छी तरह से, वो अच्छा मैदान हो, उनको सुविधाएं हों, वहाँ उनको कोच अच्छे मिलें, उनको सारी सुविधाएं मिलें। पहली मेरी ड्यूटी ये है। दूसरा मेरा दायित्व बनता है कि जो अच्छा खिलाड़ी है मैं उसके साथ पक्षपात ना करूँ, मैं उसको आगे लाऊँ। अगर अच्छा खिलाड़ी तो आगे आएगा, और उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं उसको कैसे अच्छे कोचेज़ दे सकता हूँ, मैं इंटरनेशनल लेवल के कोचेज़ उनके लाऊँ, नेशनल लेवल के कोचेज़ ला के उनको खेल नर्सरी के माध्यम से उनको आगे बढ़ाऊँ, ये मेरा दायित्व बनता है। परंतु ऐसा कैसे क्या होता रहा हरियाणा के अंदर? हरियाणा में जिन जिन लोगों के हाथ में फुटबॉल की कमान थी, मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, परंतु मैं दुख के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास सत्ता है तो मैं सत्ता का सदुपयोग करूँ, दुरुपयोग ना करूँ। खेल संघों के साथ हरियाणा के अंदर, जो हरियाणा विश्व के अंदर, देश के अंदर जाना जाता है खेलों की नर्सरी के नाम से, कि हरियाणा के अंदर तो जो व्यक्ति पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो वो अपने आप में खिलाड़ी पैदा होता है, और खिलाड़ी भी खेलों को लेके। हरियाणा की दोनों बच्चियों ने
हिंदुस्तान में, चाहे वो साक्षी मलिक हो चाहे दीपा मलिक हो, उन्होंने नाम रोशन किया। उससे पहले चाहे सुशील हों या उससे पहले कोई और हो या यज्ञदत्त हों या अन्य खिलाड़ी हों, उन्होंने नाम रोशन किया है। मैं अगर कपिल देव की बात करूं, मैं चेतन शर्मा क्रिकेटर की बात करूं, मैं संजय भाटिया जैसे क्रिकेटर्स की बात करूं, उन लोगों ने हरियाणा में क्रिकेट का नाम रोशन किया। परंतु आज क्रिकेट के विषय में अगर मैं बात करूं, क्रिकेट एक घर के अंदर बंद होकर रह गई है। करोड़ों रुपए का घोटाला है, परंतु कोई देखने को तैयार नहीं है। हम लोगों ने अभी हरियाणा के खेल मंत्री से मिलकर मुख्यमंत्री को एक विजिलेंस इंक्वायरी के लिए मांग की कि भाई चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे कोई भी खेल हो, जिसके अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो खेलों को बढ़ावा ना देकर सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और खेलों को और खिलाड़ियों को एक तरह से नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनका भी इलाज होना आवश्यक है। आपने कई बातों का जिक्र जब आपने किया है, मैं एक एक करके उन सारे पॉइंट्स पर आता हूँ। आपने कोचेस की बात की। हरियाणा प्रदेश इस वक्त कोचेस की संख्या बहुत कम होने की वजह से खिलाड़ियों को वो तमाम सुविधाएं, वो ट्रेनिंग जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। लगातार हम चाहे मुख्यमंत्री हों, खेल मंत्री हों, और अब आपके मुंह से भी ये सुन रहे हैं कि बहुत जल्द जो कोचेस की संख्या है उसको भर दिया जाएगा, लेकिन सर वो बहुत जल्द कब आएगा ये नहीं समझ में आ रहा। देखिएगा, मैं जब से जिम्नास्टिक से जुड़ा जी, और 2 दिन पहले मैं फुटबॉल से जुड़ा। जिम्नास्टिक के बारे में एक बात करना चाहूँगा। हरियाणा के करीब 18 जिलों में हमारे कोचेस हैं और जिम्नास्टिक को लेकर जिस प्रकार से बच्चों में हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से लगाव हमने पैदा किया है, जिस प्रकार से हमने स्टेट चैंपियनशिप हम अब कराने जा रहे हैं। आज अगर मैं कहूँ कि हम लोगों ने 16 साल के बाद हरियाणा के अंदर पिछले वर्ष गुड़गांव के अंदर ही नेशनल चैंपियनशिप कराई। 16 सालों से नेशनल चैंपियनशिप नहीं हो रही थी। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया से एफिलिएशन लेने के बाद हम लोगों ने, मैं देखिएगा, मैं चाहे विपक्ष के नेता हैं अभय सिंह चौटाला, परंतु उन लोगों का मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन लोगों ने हमारे को GFI से, जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया से एफिलिएशन दिलाने में सहयोग किया और हमने 16 साल के बाद यहाँ पर जिम्नास्टिक की चैंपियनशिप कराई और सफलतापूर्वक जिम्नास्टिक की चैंपियनशिप हुई। वहाँ पर गुटबाजी थी, हम लोगों ने उस गुटबाजी को भी ख़त्म किया। ऐसे ही मैं फुटबॉल संघ की बात करूँ, जो दूसरा ओलंपिक संघ है जिसको आप PV राठी जी का ओलंपिक संघ कहते हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा। हरियाणा फुटबॉल संघ उनसे भी अनुरोध करना चाहेगा कि उनके माध्यम से खेलों के अंदर गुटबाजी ना हो, खिलाड़ियों के अंदर कोई ऐसी राजनीतिक बातें ना हो। खिलाड़ी खेल है और खेल संघ अपना काम करें, परंतु हो क्या रहा है, हम लोग यहाँ पर अपनी अपनी मूँछों की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। अब इन मूँछों की लड़ाइयों के चक्कर में नुकसान किसका हो रहा है जी? खिलाड़ियों का हो रहा है, प्रदेश का हो रहा है, प्रदेश का नाम खराब हो रहा है। तो इसके लिए मैं जितने भी ओलंपिक संघ हरियाणा में हैं, मैं 3 ओलंपिक संघों की बात करूंगा। मैं तीनों के 3 ओलंपिक संघों से आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो आएँ, आगे बढ़ के बैठ के बातचीत करें। मतभेद घर में भी होते हैं, भाइयों में भी होते हैं, राजनीतिक दलों में भी होते हैं, परंतु खेल संघों का जो आपसी मनमुटाव है, जो मतभेद है, उसको हमें दूर करने के लिए आगे आना पड़ेगा और उसके लिए बड़ा दिल का, बड़े मजबूत दिल का होना बहुत जरूरी होगा। ऐसा मुझे उम्मीद है और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि अगर मुझे कहें तीनों के तीनों संघ, तो मैं तीनों के साथ बैठकर उनको तीनों को एक टेबल पर बिठाकर उनकी बातचीत करा सकता हूँ। और मुझे पता है सभी लोग अच्छे हैं, राजनीतिक बात नहीं है कि यहाँ तो खेलों का मामला है, यहाँ पर कोई विषय ही नहीं है झगड़े का। मैं समझता हूँ खिलाड़ियों के, हरियाणा के हित के लिए अगर हमको एक होना पड़े तो हमको एक होना चाहिए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि नेशनल गेम्स में हमारे प्लेयर्स हरियाणा के नाम के साथ नहीं खेल पाते, उनको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नाम के तहत खेलना पड़ता है, क्योंकि हमारा अपना बैनर, आपस में लड़ाई, अदालत में मामला, और इसकी वजह से नुकसान तो सिर्फ खिलाड़ियों का है। आप जिम्नास्ट, फुटबॉल, इनको कैसे बचाएंगे? एक बहुत बड़ी चुनौती आपको दी गई है। ये एक पोस्ट तो आपको दिया ही गया है, लेकिन हम ये मानते हैं खेल पत्रकार होने के नाते कि आपको एक बहुत बड़ी चुनौती दी गई है। निश्चित तौर पे मेरे लिए चुनौती थी जिम्नास्टिक जी। हरियाणा जिम्नास्टिक संघ जब मुझे अध्यक्ष चुना गया तो मैंने जैसे कहा अभय चौटाला जी का, हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज साहब की और अभय चौटाला जी की आपस में इस विषय पर बात हुई। अभय चौटाला जी ने जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया में जो वहाँ के प्रेसिडेंट है मिस्टर शेट्टी, उनसे बात करके हमको एफिलिएशन दिलाई। उसके बाद हम जिम्नास्टिक को लेकर आगे चले। इसी प्रकार से जो ये हरियाणा फुटबॉल संघ है उसके लिए मैंने जैसे आपको बताया, मैं जो दूसरी ओलंपिक संघ है उनके अध्यक्ष से भी मेरी बात हुई है, उनके पदाधिकारियों से भी मेरी बात होती रहती है। उन्होंने मेरे को एश्योर किया है
कि हमें खेल के और खिलाड़ियों के हित में फुटबॉल संघ के लिए जो भी हम अच्छा कर सकेंगे हम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, खेल मंत्री अनिल विज साहब और अनेकों अनेक ऐसे संघ जो खेलों के जिनके पास जिन खेलों को लेकर जो ओलंपिक संघ जैसे कह रहे हैं उनकी पावर उनके पास है, उनके पास चाबी है उनके पास, तो मैं समझता हूँ वो खिलाड़ियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और मेरी जो उम्मीदें हैं, मैं जल्दी ही हरियाणा के अंदर जो नेशनल गेम्स सरकार ने, भारत सरकार ने कहा है कि भी कराने चाहिए, मैं चाहूँगा कि तीनों ओलंपिक संघ या जो दोनों ओलंपिक संघ जिनका आपस में झगड़ा चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, वो झगड़ा ख़त्म हो और वो यहाँ पर हरियाणा के अंदर नेशनल गेम्स हों, ऐसी मेरी उम्मीद होगी। और मैं मेहनत भी करूँगा और प्रयास भी करूँगा कि जल्दी सरकार के माध्यम से और दोनों ओलंपिक संघों को बिठाकर इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँ। बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम सवाल ये भी होगा कि हरियाणा प्रदेश में जो खेल नीति मौजूदा है उस खेल नीति का कितना असर फुटबॉल फेडरेशन को मिलेगा, इसके अलावा कितना असर जिम्नास्ट में मिला और बाकी खेलों में मिला, और खेल नीति से कितना संतुष्ट हैं सूरज पालम मुझे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। ब्रेक पे जाने से पहले हम सवाल ये कर रहे थे कि क्या खेल नीति से किसी तरह का कोई फायदा हुआ है प्रदेश को, खिलाड़ियों को, या फिर सिर्फ और सिर्फ जो मौजूदा खेल नीति है वो दिखाने के लिए खेल नीति है। सूरज पालम मुझे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि हरियाणा जिम्नास्ट, हरियाणा फुटबॉल दोनों ही संघों के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी इनके पास है। खेल नीति का कितना फायदा? हरियाणा सरकार की जो नई खेल नीति मनोहर सरकार के आने के बाद माननीय खेल मंत्री अनिल विज के प्रयासों से और उनकी टीम ने जो बनाई है, निश्चित तौर पे हिंदुस्तान के अंदर सबसे अच्छी अगर खेल नीति है तो हरियाणा प्रदेश की है। और ये हरियाणा वासियों का, हरियाणा के खिलाड़ियों का सौभाग्य है कि हम 6 करोड़ रुपए गोल्ड मेडलिस्ट को देते हैं यहाँ पर ओलंपिक में जीतने वाले को, 4 करोड़ देते हैं सिल्वर मेडलिस्ट को और 2.5 करोड़ देते हैं हम ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को। तो इतनी अच्छी खेल नीति है। इसके अलावा प्रदेश के हर ब्लॉक में, हर गांव के अंदर स्टेडियम बनाने की जो योजना हरियाणा सरकार की है, इस प्रकार की योजनाएं पूरे देश के अंदर किसी प्रदेश के अंदर नहीं है। परंतु अभी कल की मैं घटना बताता हूँ, नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद के अंदर क्रिकेट स्टेडियम में 2006 तक नाहर सिंह स्टेडियम के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस होते थे। परंतु 2006 के बाद पिछली सरकारों ने जिस प्रकार से उस स्टेडियम का बेड़ा गर्क कर दिया, उन लोगों ने कभी देखा ही नहीं फरीदाबाद के नाहर सिंह स्टेडियम की तरफ। आज उस स्टेडियम की हालत देख के मुझे तरस आता है, सभी को तरस आता है, हर खिलाड़ी को तरस आएगा। कारण कि केवल क्रिकेट है ऐसा नहीं, वहाँ पर सभी गेम्स होते थे। परंतु आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हरियाणा के खेल मंत्री का कि उन्होंने स्पष्ट कह दिया, कल कहा है और आपके चैनल पर भी मैंने देखा, उन्होंने कहा कि स्टेडियम के अंदर सिर्फ खेल के अलावा वहाँ पर को बता रहे थे कि वहाँ पर तहसील बनने वाली है या कोर्ट ऑफिस बनने वाला है, उसका बिल्कुल विरोध किया है खेल मंत्री ने। तो इस प्रकार की खेल नीति कि खेल के स्टेडियम के अंदर केवल खेल, वहाँ पर उसका किसी और कार्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा, इस प्रकार का निर्णय वाली सरकार, उसकी नीतियाँ, चाहे खेलों के खिलाड़ियों के जैसे नर्सरी, अब 20 नर्सरियाँ प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से खेलों को लेकर अलॉट की जा रही हैं, स्कूल्स को अलग से खेल नर्सरियों के लिए अभी जो उनके इंटरव्यूज़ हुए हैं और आवेदन मांगे गए, सैकड़ों स्कूलों ने हरियाणा के अंदर आवेदन किए कि भी हम अपने स्कूल में नर्सरी खोलना चाहते हैं। मैं गुड़गांव के अंदर देखूं, चाहे मैं हिसार के अंदर देखूं, चाहे मैं अम्बाला करनाल के अंदर देखूं, इस प्रकार की खेल नीति हरियाणा सरकार ने दी है। निश्चित तौर पे खेल नीति बहुत अच्छी है और मैं समझता हूँ प्रदेश के नर्सरी का मतलब है अगर बचपन से ही बच्चे को इम्प्लीमेंटेशन है इस खेल नीति, निश्चित तौर पे है। थोड़ा समय अवश्य लगेगा परंतु इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और आगे इस और बाकायदा गंभीरता के साथ मैं खेल मंत्री जी से कल भी मिला हूँ, वो इसमें लगे हुए। एक सवाल और मेरा कि इनामी राशि की बात दो राय नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा इनामी राशि कोई प्रदेश नहीं देता और बाकी के प्रदेश के खिलाड़ी ये कहते हैं कि काश हम हरियाणा के प्लेयर होते। लेकिन कई ऐसे नामचीन खिलाड़ी हैं जिनसे मैंने बात की, उनका ये कहना था कि ग्रास रूट लेवल पर जब तक आप पैसा खर्च नहीं करेंगे, इनाम
पदक जीत कर हम लाएं तब हमें पैसा मिले, इससे बेहतर है कि हमें उस लेवल पर काम करना होगा, वहां पर पैसा खर्च करना होगा, वहां पर खिलाड़ी के डाइट का ध्यान हमें रखना होगा, तब हम मेडलिस्ट तैयार करेंगे। वरना ओलंपिक में यही हमारा हश्र होगा कि 130 करोड़ की आबादी और महज 2 से 3 पदक। साकेत, अभी पिछले साल गुड़गांव के अंदर दंगल हुआ जी, हरियाणा सरकार ने दंगल का आयोजन किया। मैं उस दंगल में रहा, मौजूद रहा, मैंने वहाँ सब कुछ देखा। दंगल के दौरान मैंने देखा हरियाणा सरकार ने 100 करोड़ रुपए जिले के प्रत्येक खिलाड़ी को, हर प्रत्येक जिले के खिलाड़ियों को जिलावार 100 करोड़ रुपए की इनामी राशि, जो पिछली सरकारों के समय भी रुकी हुई थी, वो उन खिलाड़ियों के हौसला वर्धन के लिए, उत्साह वर्धन के लिए दी। 100 करोड़ रुपए एक सरकार आपको, सरकार बनने के बाद तुरंत आपको दे रही है। और उसके बाद दंगल में 1 करोड़ रुपए, दंगल में पर पहला प्राइज 51 लाख, दूसरा प्राइज, तीसरा प्राइज 21 लाख, 31 लाख, इस प्रकार के प्राइज दे के, जो ये उत्साहवर्धन के लिए इनामी राशि होती है। और जो जिलावार जो इनाम दिए गए हैं, नेशनल प्लेयर हों, स्टेट में वो लोग मेडल जीते, उनको जिस प्रकार से बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार कर रही है, और नर्सरियों की तरफ जिस प्रकार से सरकार का गंभीरता से ध्यान है, इक्विपमेंट वहाँ पर हो, ग्राउंड की हालत ठीक रहे, इस प्रकार की नीतियाँ सरकार बना रही है। और मैं समझता हूँ ये सरकार, मेरा ऐसा मानना है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इस करके मैं सरकार की तारीफ कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। मैं एक खेलों के साथ मेरा जुड़ाव भी है, लगाव भी है। मैं बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता रहा हूँ। मैं उन मैदानों में भी खेला हूँ जहाँ पर हमारे को कुछ भी सुविधाएं नहीं होती थी, परंतु हम लोग उन मिट्टी के अंदर खेल खेल कर आज यहाँ पहुँचे हैं, बड़े हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर ये ओलंपिक संघों की राजनीति प्रदेश के अंदर समाप्त हो जाए तो इस प्रदेश का नाम दोबारा से खेलों के नाम से फिर दोबारा से जाना जाएगा, और हिंदुस्तान में इसका नाम ऊंचाई। लेकिन कैसे होगा? आपने कई दफा इस बात का जिक्र किया है कि ये राजनीति खत्म होनी चाहिए, लेकिन राजनीति करने वाले लोग जब तक इससे जुड़े हुए रहेंगे और अपने फायदे के लिए जब तक राजनीति की जाएगी, खेलों को उसका माध्यम बनाया जाएगा, आपको लगता है कि कभी राजनीति खत्म होगी खेलों से? मुझे लगता है कि इस बार प्रदेश के मुख्यमंत्री और खेल मंत्री इस ओर आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है जल्दी ही ये राजनीतिक जो दूरियां हैं खेलों के संघों में ये समाप्त होंगी। और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी मेरी इन बातों को सुन रहा है वो निश्चित तौर पे उसको ये करना पड़ेगा, और उन संघों को खिलाड़ियों के साथ उनका कोई हक नहीं बनता कि वो खिलाड़ियों के साथ, उनके जीवन के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करें। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या हक है किसी भी हरियाणा के ओलंपिक संघ को कि वो खिलाड़ियों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए, खिलाड़ियों की प्रतिभा को रोके, खिलाड़ियों को आगे बढ़ने से रोके? हम खेल संघ इसलिए बनाते हैं कि हम खिलाड़ियों को प्रमोट करें, खिलाड़ियों की प्रतिभा को आगे लेके आएँ, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराएं, उनको खेल मैदान उनको अच्छे दें, उनको जो इक्विपमेंट उनके पास नहीं है वो सुविधाएं दें, कोचेज उनको अच्छे दें। परंतु हम करते क्या हैं? हम आपस में राजनीति करते हैं। मेरा प्रयास रहेगा मैं इस राजनीति को खत्म कर दूं। ऐसे में अब धीरे धीरे, जैसे आपने कहा कि 21 जिलों में आप फुटबॉल के टूर्नामेंट्स करवाएंगे, वहाँ से प्लेयर्स निकाले जाएंगे, स्टेट लेवल पर एक फिर से टूर्नामेंट करवाया जाएगा। इसमें आपको भी एक टीम चाहिए, और उस टीम के साथ साथ कोचेस, हालांकि उसका आपने जिक्र कर दिया है, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? कितने वक्त और लगेगा? हालांकि ये सवाल बहुत ज़्यादा जल्द मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि 2 दिन महज हुए हैं आपको ये जिम्मेदारी समय, लेकिन उम्मीदें बहुत हैं, अपेक्षाएं बहुत हैं। इन उम्मीदों अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा, वो भी जल्द से जल्द उतरना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं जब नामांकन भरने गया हरियाणा फुटबॉल संघ के अध्यक्ष का, उस दिन से ही मुझे नई प्लानिंग्स को लेकर मैं चल रहा था। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे साथियों का कि मैं बगैर चुनाव के निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला समय हरियाणा के लिए, फुटबॉल के लिए खास तौर पे, और फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए स्वर्णिम होगा। और वो स्वर्णिम जो मौका आने वाला है, निश्चित तौर पे वो हरियाणा का नाम फुटबॉल के अंदर दोबारा से स्वर्णिम अक्षरों में, क्योंकि स्वर्णिम वर्ष है और इसके अंदर इतिहास रचे हरियाणा फुटबॉल संघ, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। जिलों के टूर्नामेंट के बाद प्रदेश स्तर की जो चैंपियनशिप हम कराने जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर की भी चैंपियनशिप गुड़गांव के अंदर हो। ये मेरा सपना है, और इस सपने को पूरा करने के लिए हरियाणा के जो फुटबॉल प्रेमी हैं वो मेरा सहयोग करेंगे, और बड़ों से मैं आशीर्वाद लेना चाहूँगा। और मैं सारे ओलंपिक संघ जो अलग अलग हैं उनसे भी मैं
एक निवेदन करना चाहूँगा कि वो आगे आए, वैचारिक मतभेदों को हटाएं, आगे आए, खेलों का, खिलाड़ियों का उद्धार करें, उनका विश्वास जीतें और उनको आगे बढ़ाएं। हालांकि वक्त हो चला गया, हम अपने इस कार्यक्रम को रैप अप करें, लेकिन उससे पहले चूंकि आपने लगातार 3 ओलंपिक संघों की बात की और हम भी फंसे पड़े रहे हैं इन 3 ओलंपिक संघों के इस चक्रव्यूह में, लेकिन फिर भी एक बात बताइए, कांग्रेस की सरकार रही तो वहाँ हमने देखा ओलंपिक संघ, इनेलो की सरकार रही तो वहाँ एक ओलंपिक संघ। जब ये दो ओलंपिक संघ थे और आपस में टकरा रहे थे, तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब ओलंपिक संघ का गठन क्यों कर दिया गया? एक तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जो तीसरा ओलंपिक संघ है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। ये जो जिला ओलंपिक संघ है, मैं जैसे हरियाणा फुटबॉल संघ की बात करता हूँ, हमारे जो 21 जिले हैं, फुटबॉल संघ में जो जिला फुटबॉल संघ बना है वो हरियाणा सरकार का जो जिला ओलंपिक संघ है उसके द्वारा जो स्लिप काटी जाती है उसको काटने के बाद वो रजिस्टर्ड होता है। तो हमारे सब प्रत्येक जिले ऐसे ओलंपिक संघों से जुड़कर फिर प्रदेश के अंदर बने हैं। ऐसे ही अनेक जो संघ पर्चियाँ कटवा के या बगैर पर्चियों के चल रहे हैं वो निश्चित तौर पर नकली संघ हैं। उन संघों को अपनी गिरहबान के अंदर झांकना चाहिए। जिनके कोर्ट कचहरी चल रही है उनको आके उस विषय को ख़त्म करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर हम ईमानदारी से हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री जी, खेल मंत्री जी के साथ बैठकर जितने भी संघ हैं वो बैठकर ये सोचें कि हमें राजनीतिक चर्चा नहीं करनी, हमें एक होकर नेशनल गेम्स कराने के लिए आगे बढ़ना है। मैं आपको उस संघ का मैं अभी नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, परंतु मैं आपको दावे के साथ एक बात कह रहा हूँ। 2 ओलंपिक संघों से मेरी बात हो चुकी है, वो लोग नेशनल गेम्स कराने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये बहुत जल्द समय आने वाला है, हरियाणा के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है, खेलों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, कि हरियाणा के अंदर नेशनल गेम्स कराने का जो रास्ता है वो साफ होने जा रहा है। और ये मेरा प्रयास रहेगा और मैं भी जब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक नेशनल गेम्स जो हरियाणा सरकार के खेल मंत्री भी चाहते हैं कि हरियाणा में खेले जाएं, वो जल्दी ही मेरा सपना और हरियाणा सरकार का भी सपना पूरा हो। चलिए, एक अच्छी बात है और एक अच्छे भरोसे के साथ इस कार्यक्रम को हम खत्म कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में खेल का स्तर हरियाणा में और ज़्यादा बढ़ेगा और फुटबॉल हो, जिम्नास्ट हो, इसके अलावा जितने भी खेल हैं, हर खेल हरियाणा को एक पहचान दिलाएगा और न सिर्फ प्रदेश लेवल पर बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए सूर्यपाल जी। तो इसी के साथ स्पोर्ट्स पॉइंट में आज के लिए बस इतना ही। दोबारा से एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।